हाय गाइस, हमारा जो कहानी था उस कहानी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में जहाँ तक हमने अपना कहानी बताया था उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमको ना एक पर्टिकुलर सिचुएशन इमेजिन करना है जहाँ पर हमारे पास लेट अस इमेजिन एक सोलिनॉइड है। ये जो है ये सोलिनॉइड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और दिस इज ए सोलिनॉइड। एक मिनट, यस, दिस इज ए सोलिनॉइड। लेट अस से इसके पास टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स है। ये नंबर ऑफ टर्न्स और ये करंट कितना कैरी कर रहा है, लेट अस से ये आई करंट कैरी कर रहा है। अभी फॉर द बिगिनिंग जस्ट इमेजिन कि इसके अंदर कोई रॉड नहीं है। जस्ट फॉरगेट अबाउट द रॉड। ये रॉड तुमको दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई देना चाहिए। अभी रॉड नहीं है, ये अकेला सोलिनॉइड है। तो सोलिनॉइड क्या करेगा, जब इस सोलिनॉइड के थ्रू करंट फ्लो कर रहा होगा, लेट अस से आई करंट फ्लो कर रहा होगा, कैपिटल आई लिखता हूँ, जब आई करंट फ्लो कर रहा होगा तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं बी नॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कमा क्या लिख सकता हूँ। इन दिस केस इट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट एन आई, ऐसे लिख सकता हूँ। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलिनॉइड। फाइन। अच्छा, नाउ अभी हम सिचुएशन को थोड़ा बदल देते हैं। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इस सोलिनॉइड के अंदर एक मैग्नेटिक मटेरियल अंदर डालते हैं। क्या डालते हैं? एक मैग्नेटिक मटेरियल, जस्ट लाइक पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एक मैग्नेटिक मटेरियल अंदर डालते हैं। बात समझ में आया? तो ये जो है ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मटेरियल। तुमको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दिस इज आवर मैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, और हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि अगर हमने किसी मैग्नेटिक मटेरियल को इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दे, so what will happen to the resultant magnetic field inside the material? The resultant magnetic field inside the material is going to increase. चलो मैं एकदम बिगिनिंग से कहानी बताता हूँ। देखो ये हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल रखा, इसके थ्रू एक्सटर्नल फील्ड पास करेगा। एक्सटर्नल फील्ड सारे टाइनी बार मैग्नेट्स को प्रॉपर्ली ऑर्डर्ड करेगा, और ये जो टाइनी बार मैग्नेट्स है, ये सारे tiny power magnets will add up to give you a resultant magnetic moment, and because of which this magnetic material अपने आप अपने अंदर और एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? पक्का? सो इन दिस केस मैं ये कह सकता हूँ कि इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो रिजल्टेंट फील्ड है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिजल्टेंट फील्ड। बी लिखता हूँ, बी मतलब रिजल्टेंट फील्ड इन दिस केस। इस बात को समझना, ये जो रिजल्टेंट फील्ड है, कैन आई से दिस रिजल्टेंट फील्ड इज एक्चुअली ए समेशन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड प्लस Bm. What is Bm? Bm is in this case the magnetic field produced by the magnetic material. Produced by magnetic material. बात समझ में आया? इसके अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसके ऑर्डर्डनेस के कारण, वो जो टाइनी बार मैग्नेट ऑर्डर्ड हो चुके, उसके कारण जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज Bm. बात समझ में आया? तो सीधा सीधा रिजल्टेंट फील्ड इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक हो गया एक्सटर्नल फील्ड, एक हो गया इंटरनल फील्ड। इज दैट क्लियर? पक्का? अच्छा, अभी एक बात बताओ, ये जो इंटरनल फील्ड है Bm, कैन आई से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M? कैपिटल M क्या है? याद है कैपिटल M क्या है? इसको मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? कम ऑन रिमेंबर, मैंने जस्ट नाउ पढ़ाया, कुछ देर पहले पढ़ाया था। मैग्नेटाइजेशन क्या है? मैग्नेटाइजेशन इज एक्चुअली नथिंग बट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। दैट इज इट इज इन दिस केस नथिंग बट मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, याद करो इस चीज को, ठीक है। तो खुद समझ के देखो यार, इस इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को बनाता कौन है? वो जो छोटे छोटे टाइनी बार मैग्नेट्स, ये अपने आप को अलाइन करते हैं। अभी जितना अच्छा अलाइनमेंट हो, एक बार सोच के देखो, जितना अच्छा अलाइनमेंट होगा उतना ज़्यादा होगा पर वॉल्यूम मैग्नेटिक मोमेंट, राइट? जितना अच्छा अलाइनमेंट उतना ज़्यादा होगा पर यूनिट वॉल्यूम मैग्नेटिक मोमेंट। और जितना अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट जितना स्ट्रॉन्ग, वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि Bm का जो वैल्यू है, Bm इन दिस केस इज इक्वल टू, अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देते हैं तो हम म्यू नॉट इंटू एच लिख सकते हैं। म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी, पढ़ा है ना, वही परमिएबिलिटी यही है, दैट इज म्यू नॉट इंटू एच। बात को समझो। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? m हो गया मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगा अंदर। अभी
हम इस कहानी में ना और एक नया वेक्टर इंट्रोड्यूस करने वाले। ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने सिर्फ किसके साथ डील किया, यहाँ पर हमने सिर्फ इंटरनल फील्ड के साथ डील किया। भूलो मत, देयर इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल फील्ड, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ। लेट अस से हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है, लेट अस से दिस इज आवर मैग्नेटिक मटेरियल, एंड यहाँ पर छोटे छोटे टाइनी जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है, देयर बेसिकली अलाइंड अलोंग दिस डायरेक्शन, सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स। और तुमने बाहर से भी फील्ड अप्लाई किया है, देयर इज फील्ड फ्रॉम आउटसाइड। लेट अस से दिस आर द एक्सटर्नल फील्ड, इसको मैं बी नॉट लिख के रखता हूँ, ठीक है ना। दिस इज दिस एक्सटर्नल फील्ड, ऐसे करके अप्लाई करके रखा है, दिस इज बी नॉट। और ये जो टाइनी टाइनी जो बार मैग्नेट्स है, ये लोग खुद के कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा विच विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। तो ध्यान से देखो, ये ब्लू कलर के मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो तुमको ब्लू कलर का मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, दिस इज द इंटरनल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द टाइनी बार मैग्नेट्स, टाइनी मैग्नेटिक मोमेंट्स इनसाइड दिस मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। इसको हमने BM लिख के रखा, ठीक है ना। अच्छा, अभी यहाँ पर अगर हमने ये जो BM है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस BM के साथ हमने क्या एसोसिएट किया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस BM के साथ हमने क्या एसोसिएट किया, BM के साथ हमने कैपिटल M एसोसिएट किया, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हमने इंटरनल फील्ड के साथ एक M एसोसिएट किया, सिमिलरली ये जो एक्सटर्नल फील्ड है B नॉट के साथ हम और एक नया वेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर, जिसको हम लिखेंगे H, और H को हम बोलेंगे इन दिस केस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलेंगे हम, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इज दैट क्लियर, या मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बुला सकते हैं। इंटेंसिटी वर्ड याद रखना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये H वाला टर्म इंट्रोड्यूस करेगा, समझ में। एक नया वेक्टर हमने इन्वेंट किया, इन्वेंट करके यहाँ पर डाला। सिंपल एक लॉजिक यूज़ करना, यहाँ पर ना बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। अगर तुमने इस ब्लू वाले फील्ड के साथ एक M एसोसिएट किया, तो ये ग्रीन वाले फील्ड के साथ भी हमने M जैसा ही और एक फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएट किया, जिसको हमने H बोला, ठीक है। जस्ट टू मेक आवर कैलकुलेशन सिंपल, और मैं दिखाऊंगा कैसे करके हम इसको सिंपल करते हैं। फिर से कह रहा हूँ, BM के साथ जैसे हमने M एसोसिएट किया, B नॉट के साथ हम H एसोसिएट करेंगे। देखो दोनों का डायमेंशंस क्या होगा एग्जैक्टली से, ठीक है। तो हमने एक नया वेक्टर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंट्रोड्यूस किया। तो अभी B नॉट को मैं प्रोपोर्शनल टू क्या लिख दूंगा, H। जैसे कि हमने यहाँ पर BM प्रोपोर्शनल टू M लिखा था। ये थोड़ा हाइपोथेटिकल है, समझने में मुश्किल है, बिकॉज ये जो चीज़ है ये तो हमको दिखाई देता है कि अंदर जितना मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा इंक्रीज करेगा। सिमिलरली उसी तरीके से सोचना, ये एक्सटर्नल फील्ड है, राइट। और एक्सटर्नल फील्ड अगर B नॉट है, उसके साथ हमने M जैसा ही एक H एसोसिएट किया है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, B नॉट दैट इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट इंटू H लिख सकते हैं। Is that clear? So let us say this is equation 1 and let us say this is equation 2. बोलो यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी अगर मुझे B लिखना है, B मतलब रिजल्टेंट फील्ड, दैट इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, B नॉट जो कि बाहर का फील्ड होता है प्लस BM जो कि अंदर का फील्ड होता है, करेक्ट। B नॉट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, हमने म्यू नॉट इंटू H लिख दिया। हमने इसी पैटर्न को फिर से रिपीट करने के लिए एक नया वेक्टर H इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, प्लस BM की जगह यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, दैट इज इन दिस केस म्यू नॉट इंटू M। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर मैं म्यू नॉट कॉमन ले लूँ तो H प्लस M लिख सकता हूँ। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर, पक्का? तो ये जो H है, ध्यान से सुनना, ये जो H है, H कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, H बेसिकली डिपेंड्स ऑन दी एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये बात समझ में आया? H हो गया, H का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बिकॉज H हमने किसके हेल्प से डिफाइन किया, हमने H हमने B नॉट के टर्म्स में डिफाइन किया है। तो B नॉट तो बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर हुआ, B नॉट का स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा H का वैल्यू भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और ये जो M है वो तो मैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी मतलब मैग्नेटिक मटेरियल में कितना मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटिक मटेरियल में कितना मैग्नेटाइजेशन है पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बात बताओ कि ये जो H है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो H है, और एक मिनट, ये जो M है एंड M और H के बीच कुछ रिलेशन होगा, विल देयर बी एनी रिलेशन बिटवीन M and H? Come on, H is a quality which depends on the external factors and M is the quality which depends upon the magnetic material.
H बढ़ाने का मतलब क्या है, तुमने एक्सटर्नल फील्ड बढ़ा दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, H अगर बढ़ गया मतलब एक्सटर्नल फील्ड जो तुमने अप्लाई किया है उस मटेरियल के थ्रू वो बढ़ गया। एक्सटर्नल फील्ड बढ़ जाएगा तो ऑर्डर्डनेस इंक्रीज हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑर्डरनेस इंक्रीज होने के साथ साथ मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो इनडायरेक्टली जो है एम जो है वो एच पे भी डिपेंडेंट है। एम इज प्रोपोर्शनल टू एच, एच बढ़ा दोगे तो एम का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। तो यहाँ पर हम फिर से क्या लिख सकते हैं कि इन दिस केस एम जो है that can be written as proportional to what, h मतलब is a quantity which is very similar to magnetic moment, has the same dimensions, but it is dependent on the external factors b naught बढ़ा दोगे, h बढ़ा दोगे तो b naught बढ़ेगा, b naught बढ़ेगा तो मटेरियल में ऑर्डरनेस इंक्रीज होगा, ऑर्डरनेस इंक्रीज होगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, m प्रोपोर्शनल टू h। तो यहाँ पर हम m को क्या लिख सकते हैं, m in this case can be written as chi h। chi is the constant of proportionality, और इस chi को हम क्या बुलाते हैं, ध्यान से सुनना, इस chi को हम susceptibility बुलाते हैं, susceptibility। बात समझ आया मैंने क्या कहा, इस chi को हम बुलाते हैं susceptibility। susceptibility का मतलब क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ इस पिक्चर को। susceptibility का मतलब है कि एक मटेरियल को मैग्नेटाइज करना कितना आसान है। ससेप्टेबिलिटी का मतलब है कि एक मटेरियल को कितना आसानी से तुम मैग्नेटाइज कर सकते हो। बिकॉज ध्यान से सुनो और याद करो कि जब हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल स्टडी किया था तो हमने बाहर से फील्ड अप्लाई किया, उसको मैग्नेटाइज किया, राइट। जब हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में डिस्कस किया उस केस में भी हमने बाहर से फील्ड अप्लाई किया, उसको भी हमने मैग्नेटाइज किया। लेकिन अभी अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर तुम्हारे पास एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और दोनों में तुम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो, लेट अस से सेम स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो, कौन सा मटेरियल आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक आसानी से मैग्नेटाइज होगा या फेरोमैग्नेटिक आसानी से मैग्नेटाइज होगा? और अगर थोड़ा सा भी लॉजिक हम अप्लाई करें तो बहुत आसानी से कह सकते हैं कि सर डेफिनेटली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करना काफ़ी आसान होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल के रिस्पेक्ट में। बिकॉज देखो सर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ऑलरेडी देयर इज सम हाई ऑर्डर ऑफ some high degree of orderness, because वहाँ पर ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो डिपार्टमेंट में जितने सारे ये एटम्स हैं ऑलरेडी अलाइंड। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हर एक इंडिविजुअल एटम को अलाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हर एक इंडिविजुअल एटम को अलाइन करना पड़ेगा। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं और डिपार्टमेंट्स में ऑलरेडी देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ अलाइनमेंट। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा उसको मैग्नेटाइज करने के लिए एज कम्पेयर टू, सॉरी मैंने क्या बोला, यस, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को बहुत आसानी से हम मैग्नेटाइज कर पाएंगे लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल मुश्किल होगा। तो इन दिस केस अभी अगर हम ये लिखना चाहे कि चलो ठीक है, चाय ऑफ पैरा, ध्यान से सुनना, चाय ऑफ पैरा एंड चाय ऑफ फेरो, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि भाई पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो ससेप्टिबिलिटी है वो फेरो से क्या होगा, कम होगा। इनफैक्ट इसका अगर मैं एक्यूरेट वैल्यूज लिखना चाहूँ कि यार एग्जैक्टली ये कैसा वैल्यूज है तो मैं कह सकता हूँ चाय का जो वैल्यू है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो वैल्यू है दैट इज ए स्मॉल एंड पॉजिटिव है, जो वैल्यू है वो स्मॉल एंड पॉजिटिव है। एंड जो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो चाय का वैल्यू है वो बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है, लार्ज एंड पॉजिटिव। इस बात को याद रखना, दैट इज लार्ज एंड पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? बात को समझ में आया? अभी हम फिर से अपने डिराइवेशन में रिटर्न जाते हैं। तो यहाँ पर जो b का वैल्यू इसको मैं फिर से रिपीट लिखता हूँ, दैट इज b इन दिस केस, ध्यान से देखना, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट तो था, यहाँ पर h है और m की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, m की जगह हम फिर से चाय h लिख सकते हैं। इसको अगर थोड़ा सा बदल के लिखना चाहे तो म्यू नॉट आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस चाय आ जाएगा और यहाँ पर हम h लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखा, हमने यहाँ पर म्यू नॉट लिखा और 1 प्लस चाय की जगह हमने क्या लिख दिया, म्यू आर लिख दिया एंड दिस इज h, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने लिख दिया म्यू आर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस चाय। व्हाट इज म्यू आर इन दिस केस? कम ऑन, व्हाट इज म्यू आर? That is nothing but relative permeability. म्यू आर को हम क्या बोलते हैं, we just call it as relative permeability। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। जैसे कि हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डिफाइन किया था, K इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, याद है ना।
तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ पर एग्जैक्टली हम इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान देना, मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ, ओके, यहाँ पर तो ये म्यू नॉट इंटू म्यू आर है, इसको म्यू इंटू एच लिख सकते हैं, वेयर म्यू इज नथिंग बट म्यू नॉट into mu r, right, which further can be written as what, mu suffix r in this case can be written as what, mu divided by हम क्या लिख सकते हैं, mu not लिख सकते हैं mu r को mu divided by mu not। mu क्या है, this is the permeability in the presence of the magnetic material, and mu not क्या है, this is the permeability in vacuum, this is called as relative permeability। तो b का हम क्या लिख सकते हैं, mu into h लिख सकते हैं। is that clear? तो एक छोटा सा डिराइवेशन है तुम्हारे एनसीईआरटी में, बहुत लोगों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। मुझे इस पूरे चीज़ में सिर्फ एक ही चीज़ मुझे लगता है कि तुम लोगों को एक्सेप्ट करने में मुश्किल होगा, वो होगा एज। हमने जो फटाक से एज को इन्वेंट करके डाल दिया, तुम बस इस तरीके से समझना कि अगर हमारे पास कोई इंटरनल फील्ड है, जैसे कि इस केस में इंटरनल फील्ड ब्लू कलर की फील्ड के साथ अगर हम एक एम एसोसिएट कर रहे हैं, सिमिलरली इसी तरीके से हमने एक ग्रीन कलर की फील्ड के साथ हमने एच एसोसिएट करके रखा। एच किसके साथ कनेक्टेड है, एक्सटर्नल फील्ड के साथ कनेक्टेड है। एम किसके साथ कनेक्टेड है, एम इंटरनल फील्ड के साथ कनेक्टेड है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, बढ़िया है। यहाँ पर इस चीज़ को तुम लिख के रखो, ठीक है, ओके, एक मिनट प्लीज। आई थिंक अभी तुमको ये पूरा दिखाई दे रहा है, अभी इसको पॉज करके अच्छे से लिख के रखो, ठीक है। अभी और एक छोटा सा चीज़ है जो मैं तुमको बताना चाहूँगा। ये एक छोटा सा टेबल है, टेबल 5.3, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक केस में चाई और म्यू और म्यू का वैल्यूज हम कैसे रखते हैं, एक बार मैं याद दिला देता हूँ। चाई क्या है, मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी, ठीक है ना, एंड चाई तुमको ये बताता है कि इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करना कितना आसान है। डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए चाई का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। ध्यान से देखो, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन 0, बिकॉज डायमैग्नेटिक मटेरियल में तुम जितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, जो मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस होता है वो ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है, और जितना बाहर का फील्ड बढ़ाओगे उतना उसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए चाई का वैल्यू नेगेटिव है। पैरा के लिए मैंने कहा था स्मॉल एंड पॉजिटिव, यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन हमने लिख के रखा है, ये जो भी ई लिख के रखा है, दिस इज ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है, एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर जैसा ट्रीट करना है इसको। तो हमने क्या सीखा था कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए चाई का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर होता है, तो इट इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन एप्सिलॉन या ई, जो भी बोलना चाहो। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का वैल्यू बहुत ही बड़ा पॉजिटिव नंबर है, मोर देन 1, हमने यहाँ पर लिख के रखा है, ठीक है। म्यू आर क्या है, डू यू रिमेंबर द एक्सप्रेशन फॉर म्यू आर? म्यू आर इन दिस केस इज व्हाट, 1 प्लस चाई। अगर तुमको चाई का रिलेशन पता है तो म्यू आर का भी रिलेशन पता होगा, राइट। दोनों तरफ 1 + 1 ऐड कर दो तो 1 + -1 कितना होगा, 0, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 + 0 1, 1 + e हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर इन दिस केस 1 प्लस चाई बहुत बड़ा नंबर है, उसके साथ 1 ऐड करोगे तो वो भी बहुत बड़ा नंबर ही होगा। चाई का वैल्यू 1 से बहुत बड़ा है, 1 ऐड कर दोगे तो म्यू आर का वैल्यू भी क्या होगा, 1 से बहुत बड़ा ही होगा। ऐसे करके लिखा है इन दिस केस, राइट। और अब मुझे ये पता है कि म्यू का जो वैल्यू है दैट इज म्यू नॉट इनटू म्यू आर, राइट। तो म्यू आर का वैल्यू अगर हमने यहाँ पर ऐसा करके डिफाइन किया तो म्यू का वैल्यू भी हम अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज म्यू नॉट के साथ अगर म्यू आर मल्टीप्लाई करो तब जाके तुमको म्यू मिलेगा। इज दैट क्लियर? अगर म्यू आर का वैल्यू 1 से छोटा है, म्यू आर का वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो म्यू का वैल्यू म्यू नॉट से छोटा होगा, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। इज दैट क्लियर? यहाँ पर देखो, म्यू आर का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो म्यू आर का वैल्यू 1 से बड़ा है तो म्यू का वैल्यू म्यू नॉट से बड़ा होगा। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर तो इट इज ऑब्वियस, राइट। म्यू आर इन दिस केस अगर देखा जाए, म्यू आर का वैल्यू बहुत बड़ा है, बिकॉज चाई का वैल्यू बहुत बड़ा है, म्यू आर का वैल्यू बहुत बड़ा है, सो म्यू नॉट इंटू म्यू आर, इसका भी वैल्यू बहुत बड़ा होगा, म्यू आर का वैल्यू बहुत बड़ा होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंगली अगर मैं म्यू का वैल्यू चेक करूँ, एज बिकॉज म्यू आर बहुत लार्ज है, राइट, तो म्यू का वैल्यू म्यू नॉट से कई गुना ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ लिखा होगा, ठीक है, पक्का इस चीज़ को लिख के रखो। वो असेंबली वाला एग्जाम्पल याद है, असेंबली ग्राउंड, बहुत सारे बच्चे, दिस बचेस आर सिमिलर टू दैट टाइनी मैग्नेटिक मोमेंट्स एंड एक्सटर्नल फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं, दैट सिचुएशन इज़ वेरी सिमिलर टू दी प्रेजेंस ऑफ टीचर्स। जितना ज़्यादा टीचर्स प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा असेंबली लाइन ऑर्डर्ड होगा। इज दैट क्लियर? एंड इसके साथ साथ मैंने और एक चीज़ भी बताया था कि एक असेंबली लाइन में
कितना ऑर्डर्ड वे से लाइंस बनेगा वो डिपेंड करता है कि कितने सारे टीचर्स आसपास हैं, एंड एट द सेम टाइम धूप कितना है। जितना ज़्यादा धूप होगा बच्चों को उतना प्रॉब्लम होगा, उतना ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएंगे, एंड ऑर्डरनेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसी लॉजिक से हमने अपने मैग्नेटाइजेशन के कंसेप्ट को समझा था कि अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट बोलना नहीं चाहिए, लेट अस से हमारे पास कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके थ्रू अगर हम कोई मैग्नेटिक फील्ड पास करते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पास करेंगे उतना अच्छा अलाइनमेंट होगा, उतना रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस होगा। टेम्परेचर बढ़ने से मैग्नेटाइजेशन दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ये घटेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? पक्का? तो हम ये कह सकते हैं कि द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस implying chi decreases as temperature increases। चाय तुमको ये बताता है कि अगर तुम्हारे सामने कोई मटेरियल है उसको मैग्नेटाइज करना कितना आसान है। अभी अगर तुम एक बहुत हाई टेम्परेचर पे उसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना चाहते हो तो वो मुश्किल होगा, वो उतना आसानी से मैग्नेटाइज नहीं होगा, बिकॉज इतने हाई टेम्परेचर पे रैंडमनेस उसके अंदर का जो एटम्स वो इतना इतना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा होगा कि इसका डिसऑर्डरनेस क्या होगा, बहुत ज़्यादा। समझ में आ रहा है? तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ससेप्टिबिलिटी घट रहा होगा। द इजीनेस विथ विच यू कैन मैग्नेटाइज दैट मटेरियल, वो इजीनेस घट रहा होगा। बात समझ में आया? तो ये मैंने नहीं कहा, ये क्यूरी ने कहा था, क्यूरीज लॉ कहता है इसको। क्यूरीज लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नेटाइजेशन ऑफ paramagnetic material is inversely proportional to the absolute temperature। m हो गया मैग्नेटाइजेशन, t हो गया absolute temperature, मैंने चाय के केस में बताया था, and it can be easily related to मैग्नेटाइजेशन also, that is magnetic moment per unit volume। टेम्परेचर बढ़ा दोगे डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगा, तो पर यूनिट वॉल्यूम जितना मैग्नेटिक मोमेंट बना था वो भी घटेगा। तो m जो है दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बी नॉट। बी नॉट तो पता ही है हमको, बाहर से जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई करेंगे, जितना सारा टीचर्स प्रेजेंट होगा, उतना अच्छा असेंबली लाइन बनेगा। बी नॉट मतलब एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे उस मटेरियल के अंदर ऑर्डरनेस अलाइनमेंट उतना ज़्यादा इंप्रूव होगा, मैग्नेटिक मोमेंट उतना इंक्रीज होगा, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, किसी किसी बुक में ये भी रिलेशन दिया रहता है। एम को हम क्या लिख सकते हैं, एम इन दिस केस बोलो तो क्या लिख सकते हैं, एम को हम लोग चाई एच लिख सकते हैं, याद है? एम को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन रीड दैट लाइक दिस एज चाई एच, राइट? एंड इन दिस केस सी, बी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, बी नॉट को हम इन दिस केस लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू एच। ये हमने थोड़ी देर पहले इन टर्म्स को यूज़ किया था, टी। सो एच एच बेसिकली गेट्स कैंसल्ड आउट, एंड चाय का वैल्यू हमको क्या मिल सकता है, सी म्यू नॉट बाई टी, वेट सी इज ए कांस्टेंट, इसको हम क्यूरीज कांस्टेंट बोलते हैं। तो चाहे तुम ये रिलेशन यूज़ करो या ये रिलेशन यूज़ करो, दे आर इंटर डिराइवेबल, बट बोथ दिस रिलेशंस इज रिप्रेजेंटिंग द क्यूरीज लॉ। बात समझ में आया? अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट सा फंडा है, ध्यान से सुनना। अच्छा, ये स्टेटमेंट बता देता हूँ। Thus for a paramagnetic material, both chi and mu r depend not only on the material but also on the sample temperature. Correct? As the field is increased or the temperature is lowered, ये बताया था, फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा दो और टेम्परेचर को घटा दो, तो ऐसे करके तुम उस मटेरियल में फाइनली एक मैग्नेटिक सेचुरेशन अचीव कर सकते हो। फील्ड बढ़ा दोगे, मैग्नेटिक मोमेंट अलाइनमेंट बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटा दोगे डिसऑर्डरनेस और घट जाएगा। दैट मीन्स इसी कंडीशन को तुम अप्लाई करके एक परफेक्ट मैग्नेटिक सेचुरेशन मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट वाले कंडीशन को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? अभी थोड़ा सा और एक पॉइंट बता देता हूँ। पॉइंट ये है कि हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल से अलग क्यों है? बिकॉज पैरा में हर एक एटम रैंडमली अरेंज्ड है, हर एक एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो रैंडमली अरेंज्ड है। फेरो थोड़ा और क्लासी है, क्लासी इन द सेंस उसके घर में, उसके ऑफिस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और डिपार्टमेंट्स में जितने सारे एटम्स हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। लेकिन उसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैं गर्म करता जाऊँ, अगर मैं उसके टेम्परेचर को बढ़ाते जाऊँ, तो ये देखा गया है कि उसका जो डोमेन कैरेक्टर है, वो जो डिपार्टमेंट बना के वो जो रहता है, वो डोमेन जो है वो डिसइंटीग्रेट करना चालू करता है, टूटना चालू करता है।
सारे जो एटम्स थे डोमेन में जो एक ही डायरेक्शन में अलाइन थे, उनमें डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होना चालू होता है। डोमेन वाला जो डिवीजन था वो डिसइंटीग्रेट होना चालू होता है, एंड धीरे धीरे वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे, डोमेन कैरेक्टर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पर सारे एटम्स, हर एक एटम रैंडमली ओरिएंटेड होगा। इज दैट क्लियर? देखो, at high enough temperature, a ferromagnetic magnet becomes a paramagnet. The domain structure disintegrates with temperature. The temperature of transition from ferromagnetic to paramagnetism is called Curie temperature और T suffix C. T suffix T ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट होकर एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल बनता है। ठीक है, ठीक है, ओके। इसके बाद ससेप्टिबिलिटी का जो रिलेशन है, मतलब क्यूरी टेम्परेचर के बाद ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है, दैट इज चाई इक्वल टू सी डैश इज अ कांस्टेंट, टी माइनस टी सी। टी तो वो उस पर्टिकुलर मोमेंट का टेम्परेचर है, और टी सी क्या है? टी सी हो गया क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर जब एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज बता के रखना चाहूँगा, ये डायग्राम देख रहे हैं ना, वी ऑल नो कि इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक है मैग्नेटिक मटेरियल है, सारे टाइनी पावर मैग्नेट्स रैंडमली अरेंज्ड है, अगर हम एक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसी फील्ड के अलाउंग सारे टाइनी पावर मैग्नेट्स अपने आप को अलाइन कर देते हैं। अभी ध्यान से सुनना, ये हो गया हमारे पास सोच एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और इसके सामने हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल रखा। मैग्नेटिक मटेरियल मतलब यहाँ पर हर एक एटम के साथ कुछ ना कुछ एक मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड होगा। सो दिस इज आवर मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना। अच्छा, अभी इस मैग्नेटिक मटेरियल में जितने सारे टाइनी पावर मैग्नेट्स हैं वो इस तरफ अलाइंड हो जाएंगे, दिख रहा है। दैट मीन्स सारे टाइनी मैग्नेटिक मोमेंट्स को अगर मैं वेक्टरिकली ऐड करूँ, क्या करूँ? वेक्टरिकली ऐड करूँ, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ आएगा? कम ऑन, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ आएगा? मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कुछ इस तरफ आएगा। यस, सो दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। एरो इस तरफ पॉइंट कर रहा है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट का इस तरफ डायरेक्शन है, मुझे पता है कि वेक्टर कहाँ से चालू होता है और किस तरफ खत्म होता है। इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द साउथ पोल एंड इट विल ऑलवेज एंड ऑन द नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज दैट इज साउथ पोल टुवर्ड्स द पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज दैट इज नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है। तो ध्यान से देखो, अगर ये मटेरियल है तो ये एंड साउथ पोल जैसे बिहेव कर रहा होगा, ये एंड नॉर्थ पोल जैसा बिहेव कर रहा होगा। और ध्यान से देखो, ये अगर नॉर्थ पोल है हमारा, ये फील्ड ऐसा है ना, फील्ड ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है, ये तो नॉर्थ पोल हुआ, और ये मटेरियल का ये साउथ पोल जैसा बिहेव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच कैसा फोर्स जनरेट होगा? इन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा। कैसा फोर्स जनरेट होगा? इन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? सो दैट इज द रीजन, अगर हम कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल या कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी बार मैग्नेट के सामने रख दे, दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द बार मैग्नेट। यस, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विल बी वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बिकॉज वहाँ पर मैग्नेटाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल विल बी वीकली अट्रैक्टेड। ठीक है ना, इस चीज़ को अच्छे से याद रखना, करेक्ट। बट अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल, मैंने क्या बोला? डायामैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है? ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस तरह प्रोड्यूस नहीं होता, वो ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, कुछ ऐसा। मतलब ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा, सॉरी मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, एक मिनट। तो ये हो जाएगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, ऐसा बिहेव करेगा, राइट। अगर ये डायामैग्नेटिक मटेरियल हुआ तो इस बात को याद रखना, डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल उल्टा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आता है। उल्टा फील्ड जिस तरफ है, फील्ड देखो ये फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक मोमेंट ठीक उसका उल्टा है। तो देखो नॉर्थ पोल को फेस कर रहा है। तो अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम एक बार मैग्नेट के सामने लेके आते हैं तो दोनों के बीच क्या होगा? रिपल्शन होगा। देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन देम। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो ये एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है, इस चीज़ को अच्छे से याद रखना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो हियर वी कंक्लूड दिस वीडियो। दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, उनके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। इस चीज़ को अच्छे से लिखो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाय।